गुड इवनिंग। तो करंट अफेयर में आज हम बात करेंगे दीपावली के बारे में, क्योंकि दीपावली को यूनेस्को ने अपनी अमूर्त जो विरासत की सूची है, इसमें इंटेंजिबल कल्चरल जो हेरिटेज होती है उसमें शामिल किया है। तो हम कंफ्यूज होते रहते हैं कि हर तीसरे दिन, हफ्ता, महीने में कोई खबर आती है कि यूनेस्को ने भारत की इस चीज को अपनी सूची में शामिल कर लिया। कभी तो बात होती है किसी नृत्य को शामिल कर लिया, कभी किसी त्योहार को शामिल कर लिया, कभी किसी प्राकृतिक आवास को शामिल कर लिया, कभी किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट को शामिल कर लिया, कभी बायोस्फीयर को शामिल कर लिया। आती रहती है ये सूची और कंफ्यूज करती रहती है। तो आपके इसी कंफ्यूजन को मिटाने के लिए आज हम ये वाला वीडियो करें और उम्मीद है कि उससे काफी क्लैरिटी आपके थॉट में आ जाएगी। तो हम यूनेस्को की ये जो खबर है दीपावली वाली, ये तो कवर होगी कि भाई अमूर्त विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया है। लेकिन हम यूनेस्को क्या है, ये कितनी प्रकार की जो है ये लिस्ट बनाता है और कौन सी लिस्ट में इंडिया की हाल ही में कौन सी चीजों को शामिल किया गया है, वो अगर अपन कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करें तब तो है काम की बात। नहीं तो एक फैक्ट के तौर पर इसको याद करें और अपना काम हो जाए और अपन वापस कंफ्यूज हो जाए कि कल यूनेस्को ये कह रहा था, आज यूनेस्को ये कह रहा है कि क्या क्या शामिल करता है और क्या कहां कहां कितनी तो इसकी लिस्ट है, उनका कोई अंत नहीं है। तो उसके लिए अपन वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाते हैं, इसकी पूरी चीजों को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यूनेस्को की। तो यूनेस्को है क्या चीज? सबसे पहले तो इसका पूरा नाम कौन बताएगा यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशन, यूएन के बाद में ई फॉर एजुकेशनल, एस फॉर और सी फॉर, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले दो नाम आपको आराम से याद रह जाएंगे, यूएन, फिर एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल। तो एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ की वो संस्था जो 3 क्षेत्रों में काम करती है। दुनिया भर में शिक्षा के लिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो काम होते हैं, खोज, उन सब के लिए, और विरासत को बचाने के लिए दुनिया भर में अलग अलग जगहों पर। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945। हेडक्वार्टर कहां है? पेरिस में। ये क्या काम करता है? पूरी दुनिया के अंदर जो है वो शांति स्थापित हो, उसके लिए जो अच्छी शिक्षाएं हैं, अच्छी बातें हैं, कल्चर है, ट्रेडिशन है, या फिर प्रकृति जो है उसका संरक्षण हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी दुनिया में काम करने वाला संस्थान है। एक बहुत ही यूएन के अंडर में काम कर, चूंकि इसके नाम क्या है, यूएन है, तो उसकी तो यह संस्था है ही। अब जो दीपावली वाली बात हो रही है कि दीपावली को अभी शामिल किया है किसमें? इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब अमूर्त। देखिए, इस विश्व में 2 प्रकार की चीजें हैं, एक तो टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है जिसको छू के देखा जा सके, महसूस किया जा सके, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जिसका भौतिक अस्तित्व है, वो टेंजिबल है। जैसे ये क्लासरूम है तो ये टेंजिबल है, इसको टच करके देख सकते हैं। ये बोर्ड है आपका, इसको टच करके देख सकते हैं। लेकिन मैंने जो शब्द बोले या जो मेरे विचार है, मेरे आइडिया है, या फिर मान लो कि मैं कोई आपको डांस फॉर्म करके दिखाऊं या मैं गीत गा के दिखाऊं, तो मैंने जो गाना गाया उसको आप टच करके देख सकते हो क्या? तो मतलब विचार या फिर नृत्य या संगीत या कोई ऐसी साहित्यिक अभिव्यक्ति जिसको टच करके नहीं देखा जा सकता, जिसको सुना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, लेकिन छू के नहीं देखा जा सकता, वो कहलाती है इंटेंजिबल, अमूर्त, जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है, जो है तो सही लेकिन जिसका कोई मूर्त रूप नहीं है। तो वस्तुएं या विचार जो है वो 2 भागों में हम बांट सकते हैं। वस्तुओं को छू के देख सकते हैं तो वो क्या है? मूर्त, टेंजिबल, और जिनको नहीं छू के देख सकते वो क्या है? इंटेंजिबल, अमूर्त। तो दीपावली को छू के देख सकते हो क्या? नहीं देख सकते। कालबेलिया नृत्य को छू के देख सकते हो? या फिर मान लो किसी ने गाना गाया, लता मंगेशकर, उसको छू के देख सकते हो? नहीं देख सकते, है ना। तो गाना लता मंगेशकर जी जब जिंदा थे उनको छू के देख सकते थे, लेकिन वो जो गाना गा रही है उसको छू के नहीं देख सकते। तो इसका मतलब ये बात समझ में आई कि टेंजिबल क्या है और इंटेंजिबल क्या है, मूर्त और अमूर्त। तो अभी ये चर्चा में क्यों पढ़ रहे हैं हम? क्योंकि यूएन के द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है, सूची बनाई जाती है, किसकी? विश्व के अंदर ऐसी सांस्कृतिक जो है वो परंपराएं, रीति रिवाज, नृत्य या फिर उसके आसपास की चीजें जिनको छू के नहीं देखा जा सकता।
और इस तरीके की वो जो परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, तीज, ये सब जो है वो विश्व में किसी न किसी संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, समाज में सकारात्मक असर लाती है, कोई महत्वपूर्ण उनकी वजह से किसी सोसाइटी के अंदर बॉन्डिंग होती है, या और भी अन्य कोई मनुष्यता को या ह्यूमैनिटी को लाभ होते हैं। तो उन इंटेंजिबल जो विरासत चीजें हैं उनकी सूची बनाई जाती है। और ये लिस्ट बनाने के लिए जो शुरुआत है वो कब हुई? वो उनको बचाए रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को ने 17 अक्टूबर 2023 को पेरिस के अंदर अपने 32वें जो जनरल कॉन्फ्रेंस इसकी होती है उसमें ये जो अमूर्त चीजें हैं उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो है वो इस तरीके की लिस्ट को बनाना शुरू किया। अब इसके अनुसार वो सारी प्रथाएं, ज्ञान, अभिव्यक्ति, वस्तुएं शामिल हैं जो अपनी सांस्कृतिक पहचान के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध होती है। तो एक तो इंटेंजिबल लिस्ट की बात हो गई यूनेस्को की। दूसरी टेंजिबल चीजें भी तो है, जैसे ताजमहल है, जैसे कुंभलगढ़ का किला है, जैसे जयपुर परकोटे वाला है, इन सबको छू के देख सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार मान लो कि पहाड़ है, नदियां हैं, मैदान है, इनको छू के देख सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार मान लो कि कोई नदी, पहाड़, मैदान, जंगल, वन, घास का मैदान कुछ है और उसके अंदर कोई लोग रहते हैं और उनके द्वारा कोई परंपरागत रूप से जीवन शैली अपनाई गई है। तो दूसरी तरफ जो मैंने अभी उदाहरण लिए हैं जिसमें किले, महल, स्मारक इत्यादि, या कोई प्राकृतिक जो है वो आवास या प्राकृतिक आवास में रहने वाली कोई चीज, यूनेस्को उनको भी संरक्षित करने का कार्य करता है। लेकिन वो जो है वो विरासत या हेरिटेज कैसी है? टेंजिबल है, मूर्त है। और वो जो टेंजिबल मूर्त विरासत है उसकी 3 कैटेगरी बनाता है यूनेस्को। पहली प्राकृतिक, दूसरी बनाता है कल्चरल, सांस्कृतिक, और तीसरी मिश्रित, मिक्स। तो इसका मतलब 2 टाइप की लिस्ट की बात की। पहली कौन सी? अमूर्त वाली, जो कब से स्टार्ट हुआ? 2003 से। दूसरी है टेंजिबल, जिसको छू के देख सकते हैं, जिसकी 3 सब कैटेगरी है। कौन सी? पहली प्राकृतिक, दूसरी सांस्कृतिक और तीसरी मिश्रित। ये जो है वो 1972 के आसपास, अगर मुझे ठीक से याद है, तो तब से यूनेस्को इस तरीके की चीजों को शामिल कर रहा है। तीसरी एक और है यूनेस्को की सूची, और वो यूनेस्को की लिस्ट है कि जिसमें मान लो कि पांडुलिपियां हैं। मान लो कि भारत में महाकवि कालिदास हुए और उन्होंने मेघदूत लिखा, या जो है वो अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा, तो उनको ओरिजिनल जो पांडुलिपि उनकी जिस पे लिखी गई वो है नहीं अभी अपने पास अवेलेबल, लेकिन जो लिखी गई, क्या वो एक मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए एक महान उपहार नहीं है? अगर उसको संरक्षित नहीं किया जाए तो वो समय के साथ नष्ट हो जाएगी। इसी प्रकार जैसे अपनी गीता है, या फिर अपना भारत का संविधान है, या भारत का अंग्रेजों के समय किसी दूसरे राज्य के साथ में कोई संधि पत्र है, तो ओरिजिनल मूल जो दस्तावेज है या मूल जो चीजें हैं उनको बचाने के लिए भी एक लिस्ट बनाता है यूनेस्को। और चौथी लिस्ट बनाता है जो दुनिया भर में यूनेस्को के एक प्रोग्राम 1972 में स्टार्ट हुआ, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। उसके तहत जो है वो किसकी? जैव आरक्षित क्षेत्रों की सूची बनाता है। तो अभी पिछले साल भर में जैव आरक्षित क्षेत्रों का जिक्र भी आ चुका है यूनेस्को में, अपनी इनटेंजिबल के केस में भी आ गया और टेंजिबल केस में भी आ गया। तो टोटल यूनेस्को के द्वारा हम यहां पर कितनी टाइप की सूची की बात करेंगे? 4। पहली अमूर्त, दूसरी मूर्त। मूर्त में कितनी सब कैटेगरी? 3, नेचुरल, कल्चरल और मिक्स। तीसरी हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है उनके कंजर्वेशन की, और चौथी हम बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व या जैव आरक्षित क्षेत्रों का। यूनेस्को का वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, विश्व में जो बायोस्फीयर रिजर्व है 750 से ज्यादा, उनका एक नेटवर्क बनाया गया है। और उस नेटवर्क में से कुछ बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने स्टैंडर्ड, पैरामीटर, कंजर्वेशन, उन सबको ध्यान में रखते हुए उनकी एक अलग से लिस्ट बनाई है। तो टोटल कितनी लिस्ट की हम बात कर रहे हैं? 4। अब देखिए उस केस में आगे, तो ये जो है वो 4 लिस्ट, जिसमें अपन ने एक अपने को मिला ये स्क्रीनशॉट और उसको अपन ने यहां पर शामिल कर लिया। तो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट यानी कि विश्व विरासत जो सूची है उसमें टेंजिबल चीजें आती हैं, जिसमें स्मारक, हेरिटेज स्थल, प्राकृतिक क्षेत्र, जो 3 प्रकार की होती है। मुझे ठीक से याद था 1972 में इसको स्टार्ट किया गया था बनाना, है ना। तो यहां पर मिक्स, नेचुरल और कल्चरल। अच्छा, उसके बाद इंटेंजिबल, जिसको छू के नहीं देख सकते, अमूर्त, जिसमें परंपराएं, लोक कला, संरक्षण में योग, नृत्य, त्योहार आदि। कब से शुरू किया? 2003।
अपने पेरिस में अभी इसकी बात की। तीसरा है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व की जो यादाश्त है वो खो ना जाए कहीं, तो उसमें दस्तावेज जो पुराने पांडुलिपि या जो मैन्युस्क्रिप्ट है उनके कंजर्वेशन के लिए, या फिर पुराना कोई ऐसा कोई इंस्क्रिप्शन या अभिलेख वगैरह मिल गया उसको बचाने के लिए लिस्ट बनाई जाती है। 1992 से ये काम स्टार्ट हुआ। और चौथा बायोस्फीयर रिजर्व की एक लिस्ट बनती है, 1971 से एमएबी प्रोग्राम चला, तभी से इसको बनाया जा रहा है ना। तो टोटल कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। अब मैं आपको यहां पर यह बताऊं कि जो पिछले दिनों लगभग सितंबर के आसपास भारत के अंदर टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उनमें से 12 पहले यूनेस्को की इस वाली लिस्ट में शामिल थे, तो 13वां अभी शामिल किया गया। नाम बता दो आप। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश, जो लाहौल स्पीति जिलों में वहां पर पड़ता है, तो वो इस लिस्ट में शामिल किया गया। अच्छा, ये जो दस्तावेजी वाला है इसके अंदर मद भागवत गीता और उस सबको शामिल किया गया है, उसके हम आगे देखेंगे। अच्छा, यहां पर इंटेंजिबल में अभी किसको शामिल किया गया? दीपावली को शामिल किया गया, है ना। दीपावली को शामिल अभी के लिए बात करें अपन, दीपावली को शामिल किया गया, इसलिए इस लिस्ट की जिक्र हो रहा है। और इस वाली लिस्ट में तो खूब सारे शामिल होते ही रहते हैं अपने, है ना। तो ये अपन देखेंगे चारों टाइप की लिस्ट का क्या मामला है। अब आगे से आप कंफ्यूज मत होना कि भाई यूनेस्को ये कभी तो कोई बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है। यूनेस्को का काम एजुकेशन, कल्चर और साइंटिफिक, इन 3 क्षेत्रों में पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट प्रैक्टिसेस है, बेस्ट मॉन्यूमेंट है, बेस्ट कल्चर है, उन सब चीजों को कंजर्वेशन में उस देश की सरकार की मदद करना है। कोई भी चीज जब यूनेस्को लिस्ट में आ जाती है इन चारों में से, तो इसका मतलब वो देश की सरकार उसको कंजर्वेशन को सीरियसली ले रही है। प्लस विभिन्न प्रकार की फंडिंग, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, उन सबको भी बढ़ावा मिल जाता है, इसलिए उसका कंजर्वेशन थोड़ा सा और ज्यादा बेहतर, आसान हो जाता है। आई बात समझ? तो अब हम अपने मूल जो करंट में क्वेश्चन है उसके ऊपर लौटते हैं। तो दीपावली को यूनेस्को की जो इंटेंजिबल थिंग्स है उसके अंदर शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2025 कितने तारीख को? 8 से 13 दिसंबर को दिल्ली के लाल किले में एक आयोजित जो है वो एक समिट हो रहा था, जो कौन से नंबर का था? 20वें नंबर का। यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल जो कमेटी है उसका 20वां सत्र, यूनेस्को की विभिन्न देशों की सरकारों के साथ मिलकर जो कमेटी बनी है उसकी 20वीं मीटिंग जो है वो अपने दिल्ली के लाल किले में दिसंबर 8 से 13 के बीच में की गई। और उसमें जो दुनिया की अमूर्त विरासत, इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है, उसमें किसको शामिल कर लिया? दीपावली को। अच्छा, दीपावली को शामिल करने के पीछे क्या लॉजिक है? ऐसी क्या खास बात है दीपावली की? दीपावली की एक बात यह है कि अपने यहां पर इंडिया में जो त्योहार मनाए जाते हैं उनमें सबसे बड़ा त्योहार है और ह्यूमैनिटी के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और वापस अयोध्या लौटे, तब उनके लौटने की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीपक से जगमग किया, अपने घरों को सजाया, पूरे रास्ते को जो है वो अच्छा किया। तो इसका मतलब रावण का जो अहंकार है, जो बल का एक तरीके से ओवर जो है वो डिस्प्ले उसने किया, उसके ऊपर जो है वो एक सही संयम और एक तरीके से राइट कॉन्फिडेंस और राइट स्ट्रेटेजी की जीत है। तो कुल मिला के जो एक तरीके से झूठ, फरेब, मक्कार है उसके ऊपर सच्चाई की जीत, या फिर यूं कहे सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से किए गए काम की जीत है। तो इसलिए दीपावली को हम सेलिब्रेट करते हैं, तो एक तो बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में, दूसरा इसको सेलिब्रेट किया जाता है या तो अक्टूबर महीने में या नवंबर महीने में। क्यों? क्योंकि हिंदी मास कार्तिक होते हैं और कार्तिक महीने की अमावस्या को सेलिब्रेट किया जाता है दीपावली। अच्छा, दीपावली के दिन भगवान माता लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। क्यों? भगवान श्री राम वाला तो मैसेज है ही है, साथ में अपने जो परंपरागत कथाएं हैं उसमें समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से उस दिन माता लक्ष्मी प्रकट हुई। और माता लक्ष्मी मतलब साफ सफाई या फिर डिसिप्लिन या फिर एक अच्छे तरीके से मेहनत कश जिंदगी जी के अपने जीवन को समृद्ध बनाना, प्रोस्पेरिटी। जीवन में समृद्धि कब आती है? जब डिसिप्लिन होता है, हार्ड वर्क होता है और साथ में हम जो है वो फोकस्ड वित्तीय अनुशासन में रहते हैं, तो तब हमारे पास लक्ष्मी इकट्ठी होती है। लक्ष्मी का भारतीय परंपराओं में मतलब होता है धन, धान्य इत्यादि, है ना। तो उस दिन सभी लोग अपने घर को साफ करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, अपने घर की सजावट के सामान, मिठाई या गिफ्ट वगैरह खरीदते हैं, तो मार्केट को बूम मिलता है, बूस्ट मिलता है।
दीपावली बड़ा त्योहार है और उसमें कमोबेश सबको कोई न कोई अगर काम करना चाहता है तो मार्केट में रोजगार मिल जाता है। तो इसका मतलब दीपावली जो है वो एक रोजगार पैदा करती है, तो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है। साथ में साफ सफाई होती है, घरों को अच्छा करते हैं, तो इसका मतलब एक तरीके से उस समय पर पर्यावरण को, हालांकि पटाखे वटाखे जलाने लग गए तो उससे ज्यादा दिक्कत हो रही है, बाकी सब साफ सफाई करके उस दिन जो है वो एक तरीके से सैनिटेशन का भी मैसेज दिया जाता है। और जो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 है, जिनकी संख्या 17 है, उनमें से बहुत सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल किसी भी देश को पूरा करने के लिए दीपावली जैसे त्योहार का होना आवश्यक है। क्योंकि इन एसडीजी के अंदर जो है वो गरीबी को दूर हटाना, रोजगार, इकोनॉमी को बूस्ट देना, वो सब चीजें आती है, तो वो सारे एसडीजी के गोल इससे पूरे होते हैं। अब ये तो बात हुई दीपावली की। अब एक फैक्चुअल सवाल अगर अपन से पूछे एग्जामिनर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, तो भारत को आईसीएच, इंटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज है, उस समिति के अंदर भारत की तरफ से जो स्थायी प्रतिनिधि है वो कौन है? श्रीमान विशाल वी शर्मा, है ना। तो ये भारत की तरफ से यहां पर नॉमिनेट किए गए। अच्छा, क्या भारत के अंदर जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसमें दीपावली को ही शामिल करवाया गया है? भारत की पहले भी इस तरीके की चीजें शामिल है? कौन सी शामिल है? पहले से कितनी है पहले तो ये बताओ? 15। और उनमें 15 में से अब 16वें नंबर की कौन शामिल हो गई है? दीपावली। जो 15 शामिल है उसमें एक चीज राजस्थान के हिसाब से ध्यान रखने लायक बात क्या है? कालबेलिया नृत्य। तो राजस्थान का कालबेलिया नृत्य जो है वो पहले से ही ये दर्जा पा चुका है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आजकल हम राजस्थान के लोग नवरात्रों में गरबा हम भी करने लग गए, तो गरबा को भी यूनेस्को के अंदर इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल किया गया है। कोलकाता काफी फेमस है, दुर्गा पूजा, बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और बहुत भव्य कार्यक्रम होता है, तो कोलकाता में दुर्गा पूजा भी इसी में शामिल है। कुंभ का मेला अपने आप में मैनेजमेंट की केस स्टडी है। आस्था और जो है वो बहुत सारी चीजों का संगम होता है, तो दुनिया भर के लोग देखने के लिए आते हैं और कुंभ के मेले का एक अलग ही चार्म होता है, वो भी इसमें शामिल है। योग इंडिया का पूरी जगह पे फेमस हो ही रहा है। नवरोज एक त्योहार मनाया जाता है मुस्लिम्स का, जो कि बहुत है, पारसियों का त्योहार है, तो वो। फिर उसके बाद पंजाब के जंडियाल गुरु के ठठेरे जो पीतल वगैरह का पुराना काम करते हैं, उनकी जो कला है लगातार चलती चली जा रही है, वो एक तरीके से इसमें शामिल की गई है। उसके बाद मणिपुर के संकीर्तन, लद्दाख में हम जाते हैं, वहां पर बुद्धिस्ट मोंक रहते हैं, उनके मोनिस्ट्री के अंदर जो है वो मंत्रोच्चारण वो काफी फेमस है। गाड़ियों के पीछे उनके मंत्र लिखे हुए वो माला सी टांग के रखते हैं बहुत सारे लोग, बाइकर वगैरह। उसके बाद छऊ नृत्य और केरल का गढ़वाल हिमालय के बहुत सारे ऐसे शामिल हैं। अपने को याद क्या रखना है? 3-4 जो फेमस चीजें अपनी, कालबेलिया ऑलरेडी इसमें शामिल है, 15 चीजें ये शामिल की गई है, और उनमें 16वें नंबर पे किसको शामिल कर लिया गया? दीपावली को शामिल कर लिया गया। वेरी गुड। अब उसके बाद में हम देखें महत्वपूर्ण तथ्य जो पिछले एक साल में यूनेस्को का बार बार नाम आया और उसको किस संदर्भ में भारत के लिए देखा जाए। साल 2024 में जुलाई में भारत के अंदर जो हेरिटेज कमेटी है, जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, जो ये टेंजिबल थिंग को डिक्लेयर करती है, उसके 46वें नंबर का सेशन इंडिया में ही हुआ था। पिछले साल की बात है, 2024 में। अभी अप्रैल 2025 में गीता और नाट्य शास्त्र को, जो अपन ने बात की थी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह को जो स्टोर करके रखते हैं, उस मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, उसके अंदर किस किस को शामिल किया गया? रिसेंटली गीता और नाट्य शास्त्र को शामिल किया गया है। उसके बाद में अभी जुलाई 2025 जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसकी 47वीं मीटिंग हुई है। कहां पर? चाइना के अंदर। कहां पर हुई है? चाइना के अंदर चाइना के अंदर हुई है। और उसके जो है वो भारत के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, इसको शामिल किया गया है टेंजिबल लिस्ट के अंदर, है ना। तो 44वां जो है वो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप, ये 44वें स्थल के रूप में जो यूनेस्को की टेंजिबल लिस्ट, जिसको छू के देख सकते हैं, जिसमें कल्चरल, नेचुरल और मिक्स आता है, उसके 44वें आइटम के रूप में इसको शामिल किया गया है। ये जुलाई 2025 में कौन से नंबर का सेशन? 47वां। और इसका आयोजन कहां पर हुआ है? चाइना में। अच्छा, सितंबर 2025 में चीन के ही हांगजो में यूनेस्को का जो मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व वाली बात करें, तो उसका 37वां जो सम्मेलन हुआ, 37वां सत्र, उस दौरान हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में जो कोल्ड डेजर्ट है
उसको भारत का बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क यूनेस्को जो लिस्ट है उसके अंदर शामिल किया गया। कितने नंबर का? 13वां। भारत में टोटल कितने बायोस्फीयर रिजर्व है? 18। 18 में से 13 को किस में शामिल कर लिया गया है? यूनेस्को की वर्ल्ड बायोस्फीयर नेटवर्क लिस्ट के अंदर शामिल किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस समय पर हुए हैं। उसके बाद हम बात करें आगे की, तो ये कुछ महत्वपूर्ण इसके डेवलपमेंट है। अब आप एक सवाल सोल्व करके बताओ मुझे। बी ऑप्शन आएगा क्या इसमें? दीपावली। तो बताओ, यूनेस्को वाले इस पूरे लेक्चर को 2 मिनट में सम अप करें तो हमने क्या देखा? यूनेस्को की स्थापना कब हुई, कहां पर इसका हेडक्वार्टर, ये कितने प्रकार की लिस्ट बनाता है, कितने क्षेत्रों में काम करता है, एजुकेशन, साइंटिफिक और कल्चरल। वो 4 लिस्ट कौन सी? अमूर्त विरासत, मूर्त विरासत में कितनी सब कैटेगरी, कौन से? नेचुरल, कल्चरल और मिक्स। उसके बाद में जो वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर वाला है जिसमें याददाश्त, पांडुलिपि और वगैरह दस्तावेज उनको संग्रहित किया गया है, तो भारत के कौन सी चीजों को उस वर्ल्ड पांडुलिपि वाले में उसमें शामिल किया गया है? गीता और नाट्य शास्त्र में। अच्छा, जो टेंजिबल थिंग्स है उसमें अभी लेटेस्ट किसको शामिल किया गया है? मराठा युद्ध भूमि क्षेत्र। अच्छा, जो इनटेंजिबल है उसमें किसको शामिल किया गया है अभी? दीपावली 16वें नंबर का, है ना। बायोस्फीयर रिजर्व वाली लिस्ट में किसको शामिल किया गया है? कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल जो है वो कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। कितने नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है? अच्छा, टोटल जो है वो कितने बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया में? अच्छा, तो अब ये बताओ कितने और बायोस्फीयर रिजर्व ऐसे हैं इंडिया में जो अभी यूनेस्को की इस बायोस्फीयर रिजर्व लिस्ट में शामिल नहीं है? 5 ऐसे। सही है। तो हम मिलते हैं कल ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।